आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का उद्भव। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो भाषा शब्द है, इस भाषा शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो हमको मिलता है ऋग्वेद में। जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से जो ऋग्वेद है उसमें हमें भाषा का उल्लेख मिलता है। अब हम बात ये कहाँ पर कर रहे हैं, हिंदी भाषा की। तो ये आपको पता है कि हिंदी जो भाषा है वो संस्कृत भाषा से ही निकली है, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है और संस्कृत भाषा को उसकी जननी भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी भारतीय आर्य भाषाएं, उन भारतीय आर्य भाषाओं को हम मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांट देते हैं। देखिए, पहला जो वर्ग है वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा वर्ग हम बांटेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा वर्ग हो गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। दोस्तों, आज हम इन तीनों वर्गों का अध्ययन करेंगे और ये हिंदी सेकंड ग्रेड, हिंदी फर्स्ट ग्रेड, इन सब में काम आने वाला टॉपिक है। तो साथियों, ये जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इनके अधिक काल की हम बात करें, काल विभाजन का किया जाए तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं वो 1500 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इनका काल माना जाता है। ऐसे जो मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं, वो मध्यकालीन आर्य भाषाओं का जो समय है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। वैसे आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं वो 1000 ईस्वी से अब तक ये इनका काल माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं, उन मध्यकालीन आर्य भाषाओं में मुख्य रूप से पाली और प्राकृत भाषाएं आती हैं। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं आती हैं, ये हम जानते हैं। तो जो मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं, उन मध्यकालीन आर्य भाषाओं में मुख्य रूप से, यानी कि हम बात करें यहाँ पर मध्यकालीन यदि आर्य भाषाओं की बात करें तो मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं उनमें मुख्य रूप से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये भाषा मुख्य रूप से इसमें आती हैं। ये हम केवल मध्यकालीन आर्य भाषाओं की बात कर रहे हैं, जिनमें मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा आती है। ठीक है। तो जो पाली भाषा है वो 500 ईस्वी, ये 500 ईस्वी पूर्व से और 1 ईस्वी तक इसको हम मान सकते हैं। ठीक है। वैसे जो प्राकृत भाषाएं हैं वो प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और जो अपभ्रंश भाषा है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। ये हमको विशेष रूप से याद रखना है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं। तो इसके बाद जो पाली भाषा है वो आप सब जानते हैं कि जो पाली भाषा है ये बौद्ध धर्म की भाषा है, और जिसका एक अन्य नाम मागधी भाषा भी है। यानी कि इसी को हम कौन सी भाषा भी कह सकते हैं, मागधी भाषा कह सकते हैं। और जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में रचा गया है। त्रिपिटक की रचना भी पाली भाषा में हुई, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सब पाली भाषा में हुई। जबकि जो प्राकृत भाषा है, ये जो जैन धर्म, ये जैन धर्म की भाषा है, अर्थात जो जैन साहित्य है वो प्राकृत भाषा में रचा गया है।
और प्राकृत जो भाषा है उसके कई प्रकार हैं। जो प्राकृत भाषा है उसके कई प्रकार हैं, जैसे शौरसेनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत और मागधी प्राकृत। ये प्राकृत के ही रूप हैं। तो अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। और अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है, अपभ्रंश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, अर्थात बिगड़ा हुआ। यानी कि ये इन भाषाओं के जब रूप बिगड़े तो ये अपभ्रंश भाषा कहलाई। आचार्य हेमचंद्र और वाग्भट्ट जो थे उन्होंने अपभ्रंश को ग्राम भाषा भी कहा। तो साथियों आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, जो आचार्य हेमचंद्र थे उन्होंने, आचार्य हेमचंद्र ने और साथ साथ में जो वाग्भट्ट थे उन्होंने जो प्राकृत वो अपभ्रंश भाषा है उसको ग्राम भाषा भी कहा है। अपभ्रंश को कैसी भाषा कहा है? ग्राम भाषा कहा गया है। किसने कहा? वाग्भट्ट और आचार्य हेमचंद्र ने कहा। ठीक है। और दंडी ने इसे अभिराधि की भाषा भी कहा है। मार्कंडेय ने इसे अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। जो मार्कंडेय हैं, मार्कंडेय ने अपभ्रंश जो है उसके 3 रूप बताए। 3 रूप कौन कौन से बताए? मार्कंडेय जो हैं उन्होंने अपभ्रंश भाषा के कितने रूप बताए? 3 रूप बताए। कौन कौन से 3 रूप? एक है नागर, जो कि गुजरात की बोली है। दूसरा बताया उन्होंने उपनागर, और उपनागर जो है वो राजस्थान की बोली है। और तीसरा उन्होंने जो बताया वो ब्राचड़। और ब्राचड़ जो भाषा है वो सिंध की बोली कही जाती है। तो इनको अपन को ध्यान रखना है कि जो मार्कंडेय थे उन्होंने अपभ्रंश के 3 रूप बताए। एक नागर, उपनागर और ब्राचड़। नागर गुजरात की, उपनागर राजस्थान की और ब्राचड़ सिंध की बोली मानी जाती है। तो अपभ्रंश जो भाषा है उसको उकार बहुला हो जाए। ये अपभ्रंश जो भाषा है इसको हमें ध्यान रखना है, उकार बहुला। कैसी भाषा है? उकार बहुला, यानी इसमें उ का उच्चारण अधिकता से किया जाता है। उकार बहुला, अंत में उ का उच्चारण किया जाता है। और ये जो अपभ्रंश भाषा है ये अपभ्रंश टे वर्ग प्रधान है। इसमें और ध्यान रखना है अपन को कि इसमें जो टे वर्ग है, इस टे वर्ग की प्रधानता है। कौन सी भाषा में? अपभ्रंश भाषा में टे वर्ग की प्रधानता है। और अपभ्रंश में 2 वचन और 2 लिंग मिलते हैं। और एक बात और, इसमें णय की भी अधिकता है। जो णय वर्ग है उसकी भी अधिकता है। टे और णय दोनों की अधिकता, जो णय वर्ग है इसकी बहुलता है। और अपभ्रंश में 2 तो वचन मिलते हैं, 2 वचन, और साथ साथ में ही 2 लिंग मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं अपभ्रंश की। अपभ्रंश में 2 वचन मिलते हैं और 2 ही क्या मिलते हैं? लिंग मिलते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं साथियों। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आपको पूरी व्याकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, जो भारत में प्रमुखतः आर्य परिवार या द्रविड़ परिवार की भाषा बोली जाती हैं। हमारे देश में मुख्य रूप से एक तो आर्य परिवार और दूसरा जो है वो द्रविड़ परिवार। इन परिवारों की जो भाषाएं हैं वो हमारे देश में बोली जाती हैं। एक तो आर्य परिवार और एक द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जो उत्तर भारत की जो भाषाएं वो तो आर्य परिवार की, ये अगर हम बात करें तो ये उत्तर भारत में बोली जाती हैं इसकी भाषाएं तो। और द्रविड़ की यदि हम बात करें तो ये दक्षिण भारत की, अर्थात दक्षिण भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो द्रविड़ परिवार की, द्रविड़ भाषा परिवार की। जबकि उत्तर भारत है उसमें जो भाषाएं बोली जाती हैं वो जो आर्य भाषाएं उस परिवार से आती हैं।
उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं उनमें से संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, यानी कि जो उत्तर भारत की जो भाषाएं हैं उनमें से संस्कृत भाषा जो है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। यह अपन को ध्यान रखना है। हमारे देश में मुख्य रूप से दो ही भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, एक आर्य भाषा परिवार, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। जो आर्य भाषा परिवार है उत्तर भारत में बोली जाती हैं, और जो द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, और जो आर्य परिवार है उसकी जो सबसे प्राचीन भाषा वो संस्कृत मानी जाती है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो अपभ्रंश है उसका जो क्षेत्रीय रूप है वो क्षेत्रीय रूप में किस रूप में बोली जाती हैं, किस रूप में उनकी भाषाएं हैं। तो देखिए, अपभ्रंश की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व इसकी भाषाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं शौरसेनी अपभ्रंश की। और जो शौरसेनी अपभ्रंश है इसमें आते पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, ये भाषाएं शौरसेनी अपभ्रंश में आती हैं। ठीक है। अगला जो अपभ्रंश है वो पेशाची अपभ्रंश है। पेशाची अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश जो है उसमें उसकी जो बोली भाषा है वो पंजाबी है। साथ में एक है ब्राह्मण अपभ्रंश। जो ब्राह्मण अपभ्रंश है उस ब्राह्मण अपभ्रंश की जो बोली है क्षेत्रीय रूप है वो सिंधी भाषा है। साथ में एक है खस अपभ्रंश, और जो खप अपभ्रंश है खस, उसमें मुख्य रूप से जो पहाड़ी भाषाएं हैं वो आती हैं। एक महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है। जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है उसमें मराठी भाषा आती है। साथ में एक अर्धमागधी, जो अर्धमागधी अपभ्रंश है उसमें पूर्वी हिंदी आती है। कौन सी हिंदी आती है? पूर्वी हिंदी। और जो मागधी अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश, उसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया ये भाषाएं आती हैं। जो ये मागधी है इसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं जो कि मागधी के अंतर्गत आती हैं। तो साथियों, एक बार पुनः रिवीजन करा देते हैं आपका। शौरसेनी जो अपभ्रंश है उस शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पेशाची अपभ्रंश की वह जो क्षेत्रीय भाषा रूप है वो पंजाबी, ब्राह्मण का सिंधी, खस अपभ्रंश का पहाड़ी, महाराष्ट्री का मराठी और अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी। और जो मागधी है उसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया क्षेत्रीय भाषाएं आती हैं। अब साथियों हम आगे बढ़ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। हम पूरे मनोयोग से आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप भी मनोयोग से पढ़ें जिससे कि आपका कंपटीशन फाइट हो सके, अच्छे नंबर आपके हिंदी साहित्य में आ सकें। तो साथियों, जो अपभ्रंश है, महत्वपूर्ण तथ्य है, अपभ्रंश के जो महान कवि हैं वो स्वयंभू माने जाते हैं। इनके जो महत्वपूर्ण कवि हैं सबसे, वो स्वयंभू माने जाते हैं। और स्वयंभू ने आपको पता है महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा पौम चरियु, और एक रिठनेमी चरियु तथा स्वयंभू छंद एक लिखा है इन्होंने, रिठनेमी चरियु, और एक लिखा है इन्होंने स्वयंभू छंद। ये हमन को ध्यान रखने हैं। जो पौम चरियु महत्वपूर्ण है, तो जो पौम चरियु एक और ये जो अपूर्ण ग्रंथ है, ये ध्यान रखना है अपन को कि ये अपूर्ण ग्रंथ है, पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण ग्रंथ है। फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। आपसे पूछा जाए कि पौम चरियु में है क्या,
तो राम के चरित्र का वर्णन है। किसका वर्णन है? रामचरित्र का वर्णन। ये बार बार पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें कि जो अपभ्रंश का जो दूसरा महत्वपूर्ण कवि है वो है पुष्पदंत। दूसरा महत्वपूर्ण कवि कौन सा है? पुष्पदंत है। हम बात करें अपभ्रंश के महत्वपूर्ण कवियों की तो सबसे महत्वपूर्ण तो स्वयंभू हैं और उसके बाद एक पुष्पदंत हैं जो जिनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। ये इनका समय माना जाता है और इनकी जो 3 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो एक तो महापुराण, एक नय कुमार चरियु और एक है जसहर चरियु। ये इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं 3 है। 3 महत्वपूर्ण रचना स्वयंभू की याद रखनी है। पौम चरियु जो कि अपूर्ण ग्रंथ है और रामचरित्र का जिसमें वर्णन है। एक रिठनेमी चरियु स्वयंभू छंद। दूसरा महत्वपूर्ण कवि अपभ्रंश का है पुष्पदंत जिसका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है और वहाँ उन्होंने जो 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, एक महापुराण लिखा, एक नय कुमार चरियु और एक जसहर चरियु, ये इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अपभ्रंश के तीसरे जो प्रमुख कवि की यदि हम बात करें तो अपभ्रंश का जो तीसरा प्रमुख कवि है वो हम धनपाल को मानते हैं। ये जो धनपाल हैं ये भी 10वीं शताब्दी में ही है और इन्होंने भविष्यत कहा, ये इनका ग्रंथ लिखना है। इन्होंने ग्रंथ लिखा भविष्यत कहा, इसकी इन्होंने रचना की। और उसके बाद अब्दुल जो रहमान है उनका नाम भी अपभ्रंश साहित्य के कवियों में आता है। अब्दुल रहमान, इनका नाम भी अपभ्रंश के कवियों में आता है और इन्होंने महत्वपूर्ण रचना संदेश रासक ये इन्होंने लिखी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है अभी तक भी। तो संदेश रासक जो है एक खंड काव्य है। ये कैसा काव्य है? खंड काव्य है और इस खंड काव्य में जो विक्रमपुर की एक वियोगनी है उसकी विरह कथा का वर्णन किया गया है। विरह रस प्रधान है। और तो ये साथियों हमने 4 महत्वपूर्ण कवि देखे अपभ्रंश के। पहला देखा स्वयंभू जिसने 3 ग्रंथ लिखे, 3 रचनाओं की महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद हमने पुष्पदंत देखा, उसकी भी 3 महत्वपूर्ण। धनपाल ने भविष्यत कहा लिखा और अब्दुल रहमान ने संदेश रासक एक खंड काव्य लिखा और इसमें विक्रमपुर की जो एक वियोगिनी है उसकी विरह कथा है। तो ये हमने 4 महत्वपूर्ण कवि इनके देखे हैं। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण बात करते हैं अब कि जो अपभ्रंश है उस अपभ्रंश की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके कवि कौन कौन से हैं देखिए। तो अपभ्रंश के अन्य महत्वपूर्ण रचना और कवि देखिए। तो यदि रचनाओं की हम बात करें तो एक तो प्राकृत व्याकरण जिसको लिखा हेमचंद्र ने, जैन आचार्य थे हेमचंद्र, उन्होंने लिखा। और प्रबंध चिंतामणि महत्वपूर्ण, प्रबंध चिंतामणि बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रबंध चिंतामणि जो थी उसको लिखा मेरुतुंग ने। ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है मेरुतुंग वाला। एक प्राकृत पैंगलम जो थी वो लक्ष्मीधर ने लिखी। लक्ष्मीधर ने प्राकृत पैंगलम लिखी। और संदेश रासक आपको बता दिया अब्दुल रहमान ने लिखा। राउलवेल जो थी वो रोड़ा कवि ने लिखा। राउलवेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की रचना है राउलवेल ने। एक श्रावकाचार है जो कि देवसेन की है, बहुत महत्वपूर्ण है श्रावकाचार देवसेन। और कीर्तिलता और कीर्तिपता का विद्यापति की हैं। कीर्तिलता और कीर्तिपता का
ये दोनों रचनाएं विद्यापति की हैं। तो साथियों ये महत्वपूर्ण अपभ्रंश की जो रचनाएं और रचनाकार मैंने आपको बताया, प्राकृत व्याकरण हेमचंद्र ने लिखा, प्रबंध चिंतामणि मेरतुंग ने लिखा, और प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर, राउलवेल रूढ़ा कवि ने, श्रावकाचार्य देवसेन ने, कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति ने लिखी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।